Good morning, class. Today's topic is what is the consumer decision making process. Means consumer का जो डिसीजन मेकिंग है वो किस प्रोसेस से कंप्लीट होता है. जनरली कंज्यूमर क्या करता है, किसी भी प्रोडक्ट को ख़रीदने से पहले उस प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए प्रॉपर एक कुछ स्टेजेस क्या करता है, फॉलो करता है. इसी स्टेजेस को हम क्या बोलते हैं, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हमको किसी चीज़ की नीड होती है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वो नीड बहुत ज़रूरी है या नहीं, तुरंत अभी के अभी उस पर खर्चा करना ज़रूरी है या नहीं, प्लस उसके कौन कौन से ऑप्शन है, जो बेस्ट ऑप्शन है वो हमको मिल रहा है या नहीं. उसके बाद ही हम पर्टिकुलर इस डिसीजन पे पहुंचते हैं कि हमें वो प्रोडक्ट ख़रीदना है या नहीं ख़रीदना है. तो जनरली जो कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी बिज़नेस के लिए. तो बिज़नेस जब भी या कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी भी तरह का प्रोडक्ट बनाती है तो सबसे पहले ये ध्यान रखती है कि पर्टिकुलर कंज्यूमर का जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो हमारे प्रोडक्ट के लिए कैसा होगा, वो हमारे प्रोडक्ट को ख़रीदना पसंद करेंगे नहीं करेंगे, हमारे उसमें क्या यूनिकनेस और अपॉर्चुनिटीज़ रहेगी जिससे कि जो कंज्यूमर है वो आसानी से हमारे प्रोडक्ट को क्या कर ले, ख़रीद ले और कहीं पे कोई प्रॉब्लम ना आए. तो ये सारी चीज़ें जो कंडीशंस को एनालिसिस करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. इसमें मेनली 5 स्टेज होते हैं जिसके थ्रू हम एक कहना चाहिए प्रॉपर स्टेप्स क्रिएट कर देते हैं जिससे एनालिसिस हो जाता है कि कंज्यूमर जो है पर्टिकुलर हमारे प्रोडक्ट को ख़रीदेगा कि नहीं. सबसे पहला जो स्टेज होता है वो होता है नीड रिकग्नाइजेशन, मीन्स अवेयरनेस. इम्पॉर्टेंट स्टेज है बाइंग प्रोसेस का, बिकॉज़ जो सेल्स का जो पहला स्टेप होता है वो इसी से ही शुरू होता है कि कंज्यूमर को हमारे प्रोडक्ट के बारे में टोटली अवेयरनेस हो, मीन्स जानकारी हो और उसे हमारे प्रोडक्ट या सर्विस की क्या हो, ज़रूरत हो, तभी वो हमारे प्रोडक्ट को परचेस करेगा, अदरवाइज़ वो हमारे प्रोडक्ट को परचेस नहीं करेगा. फिर उसके बाद सेकेंड स्टेज होता है सर्च फॉर इन्फॉर्मेशन. कस्टमर क्या करता है, हर जगह से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है कि पर्टिकुलर उसे ये प्रोडक्ट कहाँ से कैसे और क्यों मिलेगा, प्लस इसमें क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं या पर्टिकुलर इसके कितने अलग अलग ब्रांड्स हैं और कौन सा ब्रांड इसका बेस्ट होगा. ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है कौन, जो आपका कस्टमर है वो. तो उससे रिलेटेड अपने प्रोडक्ट को इस तरह से स्ट्रॉन्ग बनाना कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट को ख़रीदना पसंद करें. थर्ड स्टेप होता है इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव ढूंढना. पर्टिकुलर वो एक से ही सेटिस्फाई हो जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो आपके प्रोडक्ट को भी यूज़ करेगा, दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट को भी यूज़ करके देखेगा और जिससे वो ज़्यादा सेटिस्फाई होगा वो उसको ख़रीदने की कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा करेगा. तो सबसे पहले वो क्या करता है, इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव, मीन्स इसके क्या क्या अल्टरनेटिव कंडीशन उसके पास अवेलेबल हैं. फोर्थ है परचेस डिसीजन. जब वो ये सारे इवैल्यूएशन कर लेता है तो उसका मेन स्टेप आता है जहाँ पे वो परचेस करने का डिसीजन लेता है. अगर उसके लिए उसे लगता है कि हाँ ये मेरी नीड को पूरा कर सकता है और मेरी ये नीड अभी यहाँ पे पूरी करनी बहुत ज़रूरी है, तो वो क्या करेगा, तुरंत वहाँ पे परचेस करेगा. और लगेगा कि नहीं इसे मैं कुछ समय के लिए टाल सकता हूँ और इसे तुरंत मुझे ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, तो वो उसको क्या कर सकता है, कुछ समय के लिए पोस्टपोन भी कर सकता है. डिपेंड करता है कि वो प्रोडक्ट उनके लिए कितनी ज़रूरी है. इसलिए परचेसिंग डिसीजन जो है उसमें बहुत कहना चाहिए फ्लक्चुएशन होते रहते हैं. कंटिन्यूएशन में एक जैसे ही आपको कंडीशन मिले ऐसा ज़रूरी नहीं है. पोस्ट परचेस इवैल्यूएशन, रीपरचेस. जब फिर से दोबारा हम किसी प्रोडक्ट को रीपरचेस करने जाते हैं तो सबसे पहले हम पहले वाली कंडीशन को याद करते हैं जब हमने इससे पहले इस प्रोडक्ट को ख़रीदा था, और हम ये देखते हैं कि जब हमने उस प्रोडक्ट को ख़रीदा था तो उससे हमको कितना सेटिस्फेक्शन मिला था, प्लस उसने हमारी ज़रूरत को किस लेवल तक पूरा किया था.
अगर सारी चीज़ें पॉजिटिव होती हैं तो रीपर्चेस में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर कंज्यूमर उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहता और उन्हें लगता है कि नहीं, जो उन्होंने इन्वेस्ट किया वो वेस्ट हो गया, जितनी नीड थी उनकी वो नीड इनकी पूरी नहीं हुई, तो वो फिर सेकेंड टाइम आपके प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगा, वो दूसरी कंपनी में फिर से अल्टरनेटिव ढूंढना शुरू करेगा। तो ये मेन क्या है, 5 स्टेप हैं जिसको कंज्यूमर क्या करता है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में फॉलो करता है। इसी को अब हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले क्या है, प्रॉब्लम और नीड रिकॉग्नाइजेशन। प्रॉब्लम और नीड रिकॉग्नाइजेशन में मेनली हमारा जो कंडीशन होता है वो क्या होता है कि जो नॉर्मल नीड है, ठीक है, उसको पूरी करना। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारी ज़रूरत है या नीड है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट का परचेस करना। अब ये नीड जैसे पहले बताई, कुछ कंपलसरी होते हैं और कुछ कंपलसरी नहीं होते हैं, जैसा कि आप इस चार्ट से समझ सकते हैं। जैसे सबसे ऊपर क्या लिखा है, लाइफ स्टाइल ऑफ द कंज्यूमर और कंज्यूमर्स करंट सिचुएशन, ये दोनों इफ़ेक्ट करती है उनके बाइंग प्रोसेस को। कंज्यूमर्स डिज़ायर स्टेट और कंज्यूमर्स करंट स्टेट मीन्स कंज्यूमर की ज़रूरत क्या है और उसकी करंट सिचुएशन क्या है। फिर उसके बाद नेक्स्ट होता है जो डिज़ायर है और एग्जिस्टिंग स्टेट है, दोनों में वो कंपैरिजन करता है। नो प्रॉब्लम वाली कंडीशन है तो वो उसको स्किप कर देता है, और प्रॉब्लम उसे लगता है कि नहीं अभी उसे ख़रीदना ज़रूरी है, ये उसकी नीड है, तो फिर वो आगे के बारे में फिर सोचना शुरू करता है। फिर प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करता है, फिर से वो क्या करता है, सॉल्यूशन उसका ढूंढता है, और सफिशिएंट जब उसको लगता है कि हाँ ये मेरे लिए बिल्कुल सही है तो वो उसे क्या कर लेता है, परचेस कर लेता है। फिर भी अगर वो उसे सेटिस्फाई नहीं होता तो सेकंड कंडीशन में वो क्या कर देता है, फिर से उसको स्किप कर देता है और आगे के टाइम के लिए उसको रख लेता है कि बाद में कभी भी अपनी इस नीड को वो क्या करेगा, पूरी करेगा। तो टोटली डिपेंड करता है कि उस समय की उसकी कंडीशन क्या है और वो प्रोडक्ट उसके लिए कितनी ज़रूरी है। और भी कई चीज़ें हैं जो डिसीजन मेकिंग में इफ़ेक्ट करती हैं। जो फर्स्ट स्टेज है नीड को, उसको ध्यान में रखती है। उसमें से सबसे जो मेन कंडीशन है, इन्फ्लुएंसिंग स्टॉक ऑफ गुड्स, मीन्स वो स्टॉक किस लेवल का है और वो आपके लिए कितनी ज़रूरत रखता है। फिर चेंजेस इन इन्वायरमेंटल कैरेक्टरिस्टिक, मीन्स मान लो जो कंटिन्यू बिजनेस से रिलेटेड या आपके आसपास रिलेटेड इन्वायरमेंट में चेंजेस होता है, उसके कारण आपके लिए वो प्रोडक्ट बहुत ज़रूरी हो जाता है या फिर बहुत ज़रूरी नहीं होता। अब ये इन्वायरमेंटल चेंजेस क्या होते हैं, मान लीजिए आपका जॉब चेंज हो गया या आपको नई जॉब मिल गई या दूसरे आपकी फैमिली बैकग्राउंड में कुछ चेंजेस हुए। बहुत सारी ऐसी चेंजेस होते हैं जिसके कारण आपका इन्वायरमेंटल जो कैरेक्टरिस्टिक है वो चेंज हो जाता है और इसका इफ़ेक्ट आपके बाइंग प्रोसेस में पड़ता है। फिर उसके बाद प्रमोशनल एक्टिविटी, कई बार हम प्रमोशनल एक्टिविटी के कारण हमारी वो नीड बन जाती कि नहीं हमने इसे देखा है, हमें इसे क्या करना है, परचेस करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है एफर्ट ऑफ कंज्यूमर्स ग्रुप एंड गवर्नमेंटल एजेंसीज़, जो दूसरे कंज्यूमर ग्रुप हैं या गवर्नमेंट की एजेंसीज़ हैं जो एफ़र्ट लगाती हैं, उसके कारण भी कई बार वो चीज़ें हमारी क्या बन जाती हैं, नीड बन जाती है। पहले नहीं रहती लेकिन बाद में वो क्या होती हैं, बन जाती हैं। ऐसे बहुत से सर्कमस्टेंस बनते हैं जिसके कारण हमारी क्या होती है, जो नीड है वो चेंज हो जाती है और करंट में जो नीड है वो हमारे लिए क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और जब कोई नीड इम्पॉर्टेंट होती है तो पर्टिकुलर उस प्रोडक्ट को ख़रीदना हमारे लिए क्या हो जाता है, कंपलसरी हो जाता है। और अगर वो नीड बहुत ज़रूरी हमें नहीं लगती तो हम उसे कुछ समय के लिए टाल भी सकते हैं। तो ये क्या होती है, आपकी नीड वाली कंडीशन। दूसरा है इंफॉर्मेशनल स्टेज। इंफॉर्मेशनल जो मेनली सेकंड स्टेज है, आप जब भी कोई प्रोडक्ट परचेस करने के लिए सोचते हो तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो। अब ये इंफॉर्मेशन कहाँ से कलेक्ट करते हो, पहला होता है पर्सनल सोर्स। पर्सनल सोर्स मीन्स फैमिली, फ्रेंड, नेबर, ये सब से आप पता करते हो। कमर्शियल सोर्स, कमर्शियल सोर्स मीन्स एडवर्टाइजमेंट से, सेल्स पीपल से, या फिर डीलर के थ्रू, या फिर आप नेट के थ्रू ये सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन
कलेक्ट करते हो। पब्लिक सोर्स मीन्स मीडिया, फिर उसके बाद रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन और भी कई अलग अलग चीज़ें हैं जहाँ से आप क्या कर सकते हो, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। एक्सपेरिमेंटल सोर्स मीन्स एग्ज़ामिन करना और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग फिर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना या फिर कहीं पे आप उसको देखना और आपको के थ्रू उसको यूज़ करना, तो आपको लगता है कि ये हमारी ज़रूरत के लिए यानी हमारी डेली नीड की ज़रूरत को क्या कर सकता है, पूरा कर सकता है। तो इन सारी कंडीशन में जो है किसके थ्रू होती है, इंफॉर्मेशनल स्टेज के थ्रू। और ये अलग अलग कंडीशन है जहाँ से आप क्या कर सकते हो, आसानी से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। अब है इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव मीन्स पर्टिकुलर आप इवैल्यूएशन करते हो जो भी गुड्स या सर्विस आप परचेस करना चाहते हो और उसको डिफरेंट बेस पे परचेस करते हो। जैसे कि सबसे पहला जो मेन है वो होता है इम्पोर्टेंस, कि पर्टिकुलर जो आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उसकी इम्पोर्टेंस कितनी है। फिर अगर आप ब्रांड पे बिलीव करते हैं तो उसके ब्रांड पे फोकस करेंगे। फिर देखेंगे कि पर्टिकुलर ये उतना सेटिस्फेक्शन मुझे देगा या नहीं जितना मैं इसके लिए सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ। तो ये सारी कंडीशन पहले आप देखते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं और फिर आपको लगता है कि हाँ सारी तरीके से ये कंडीशन आपको के नीड के लिए सही है, तो आप उस पर क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, अदरवाइज़ आप उसको आगे के लिए छोड़ देंगे। परचेस डिसीजन, जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो क्या होता है, परचेस डिसीजन। यहाँ पे आप सभी तरह से सेटिस्फाई हो जाते हैं और आप उसमें पहुँचते हैं कि आपको पर्टिकुलर वो प्रोडक्ट क्या करना है, परचेस करना है। और फिर आप उसको ख़रीदने के लिए क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं और आपको उसमें कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती। इसमें भी 2 फैक्टर मेनली जो है इफ़ेक्ट करता है। जो फर्स्ट फैक्टर है वो होता है एटीट्यूड ऑफ अदर पीपल रिलेटेड टू द कंज्यूमर। मीन्स एटीट्यूड ऑफ अदर पीपल रिलेट करता है किससे, कंज्यूमर से। मीन्स आपने दूसरे को यूज़ करते हुए देखा और फिर आप उसको यूज़ करते हैं, उसका सामने वाले पे क्या इफ़ेक्ट है, ये सारी चीज़ों का एनालिसिस आप करते हैं। सेकंड फैक्टर जो है अनएक्सपेक्टेड सिचुएशनल फैक्टर। मीन्स क्या करते हैं, आप प्राइस और प्रोडक्ट के बेनिफिट दोनों को कंपेयर करते हैं और फिर लगता है कि हाँ ये हमारी नीड पूरी करेगा, तो आप उस पर फोकस करते हैं और उसे ख़रीदने का डिसीजन लेते हैं। फिर लास्ट होता है पोस्ट परचेस इवैल्यूएशन में आप ये डिसीजन लेते हैं कि पर्टिकुलर जब आप उस प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं तो क्या उसने आपकी नीड को टोटली सेटिस्फाई किया, आप उससे सेटिस्फाई हुए और दोबारा क्या आप उस प्रोडक्ट को ख़रीदना चाहेंगे या नहीं। अगर ये सारी चीज़ों का आंसर यस है